अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं अपने एक उस्ताद से जिनका नाम है डॉक्टर बारबरा ओकले। इस वक्त मैं इनकी एक किताब अ माइंड फॉर नंबर्स आपको दिखा रहा हूं और साथ आपको इनकी तस्वीर भी नज़र आ रही है। डॉक्टर ओकले एक इंजीनियर हैं और उन्होंने पीएचडी कर रखी है। वो प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग एट ऑकलैंड यूनिवर्सिटी हैं। स्टेम एजुकेशन की माहिर हैं और इंजीनियरिंग क्लासेस को भी पढ़ाती हैं। लेकिन इनकी शोहरत का सबब बना इनका एक बहुत ज़बरदस्त मूक ऑनलाइन कोर्स जिसे हम लर्निंग हाउ टू लर्न कहते हैं। मैंने ये कोर्स 2016 में किया और इस कोर्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस कोर्स को दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ऑनलाइन कोर्स करार दिया जा चुका है। इस कोर्स को बनाने के लिए 4 से 5 हज़ार डॉलर्स लगे, लेकिन इस एक कोर्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 60 कोर्सेज से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचा। पूरी दुनिया में इस कोर्स को बहुत ज़्यादा देखा गया है, इसलिए इस पर एक किताब भी शाया हुई और इसके साथ साथ अब डॉक्टर ओकले ने माइंड शिफ्ट के नाम से एक और कोर्स कोर्सरा पर शाया कर दिया है। आज मैं आपको इन कोर्सेज से ही ली गई कुछ बातें बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आज की जदीद साइंस हमें कैसे पढ़ाई करने को कहती है, हमारा दिमाग किस तरीके से पढ़ने के लिए, और हम बिल्कुल उसको और तरीकों से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बारबरा ओकले इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं, सेलिब्रिटी बन चुकी हैं और उनकी ट्रेनिंग्स दुनिया में हर जगह पर आपको नज़र आएंगी। इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट्स रखे हैं, तो जहां पर आपने किसी चीज़ को अपने दिमाग में बैठाना है वहां पर आपको ऐसी ही एक हुक नज़र आएगी, एक थंब टैग नज़र आएगा। तो जहां पर आपको ये आइकन नज़र आए, समझ लीजिए वो तस्वीर आपको हमेशा के लिए ही याद रखनी है। तो फिर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, आज हम अपने दिमाग से शुरू करते हैं। हमारे दिमाग के 2 मोड्स होते हैं। एक मोड को हम फोकस्ड मोड कहते हैं, जिसमें अमूमन हम पढ़ाई के वक्त मैथमेटिक्स करते हुए काम कर रहे होते हैं। हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और एक सवाल के ना आने के बावजूद हम उस पर गौर कर रहे होते हैं और मुसलसल टकरें मार रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पढ़ने का एक दूसरा मोड भी है जिसे हम डिफ्यूज़ मोड कहते हैं। मसलन जब आप नहाते हैं, जब आप सोते हैं, जब आप रिलैक्स करते हैं, जब आप आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हैं, उस वक्त भी आपका दिमाग उसी प्रॉब्लम को बैक एंड पर सोच रहा होता है, उस पर काम कर रहा होता है, लेकिन आपको ये लगता है शायद आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम पर काम नहीं कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि हम एक वक्त में एक मोड में हो सकते हैं, या हम फोकस मोड में हो सकते हैं या हम डिफ्यूज़ मोड में हो सकते हैं। तो जब हम फोकस मोड में होते हैं, हमारे दिमाग को एक तस्वीर के साथ मैंने यहाँ पर दिखाया है और इस लाल रंग से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। तो हम बहुत छोटे हिस्से का इस्तेमाल करते हुए दिमाग के सोच रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, हम मैथमेटिक्स की चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं और हम इस हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हम रिलैक्स्ड मोड में होते हैं या डिफ्यूज़ मोड में होते हैं, तो उस वक्त हम हर चीज़ को उस प्रॉब्लम पर अप्लाई कर रहे होते हैं, कुकिंग को भी कर रहे होते हैं, ड्राइविंग को भी कर रहे होते हैं, और इसी वजह से इस मोड से जनरेट होते हैं नए आइडियाज़। जी हाँ, अमूमन नए आइडियाज़ डिफ्यूज़ मोड से जनरेट होते हैं। मैंने इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई है जो नीचे लिंक में दी गई है, आप उस वीडियो को ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बड़े बड़े साइंसदानों ने ब्रेक्स का, रिलैक्सेशन का सहारा लिया है नई इन्वेंशंस करने के लिए, और उसमें एक बहुत बड़ा नाम एडिसन का भी है। तो पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो फोकस मोड से डिफ्यूज़ मोड की तरफ आइए, रिलैक्स कीजिए, सो जाइए, नहाइए, भागिए, दौड़िए, कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आप रिलैक्स हों और फिर दोबारा उस प्रॉब्लम की तरफ आइए। हमारा एक मसला ये भी होता है कि हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मतलब मैथमेटिक्स से हमें अमूमन चिढ़ होती है और जब भी मैथमेटिक्स सामने आता है तो मैं ये कहता हूँ कि ये कल ही कर लूँगा। हम चीज़ों को लटकाते रहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ करने का दिल ना कर रहा, और अमूमन कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पे हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, और जब कोई इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता है तो उसका मतलब ये है कि उसके दिमाग का एक हिस्सा जिसे हम इंसुलर कॉर्टेक्स कहते हैं
उसमें पेन फील होती है, उसको सचमुच दर्द महसूस होता है, उसको लगता है कि उसका दिमाग मऊफ हो गया है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही परेशानी डालने वाली आदत है और इस आदत से आप अपनी जान बचा सकते हैं। और उसके लिए आपको एक सिंपल सी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। पोमोडोरो इटालियन वर्ड है और पोमोडोरो टेक्निक का मतलब ये है कि हमने एक क्लॉक लेना है, एक ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर डिस्ट्रैक्शंस ना हो। मसलन आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां पर ना टेलीविजन की आवाज़ हो, ना रेडियो की आवाज़ हो, ना आपका मोबाइल पास हो, ना फेसबुक खुली हो, बिल्कुल किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपने एक क्लॉक लेना है, आपने एक टाइमर लेना है, क्लॉक लेना है और उस पर 25 मिनट मार्क कर लेने हैं। 25 मिनट मार्क करने के बाद आपने पढ़ाई शुरू कर देनी है। आपने उस सब्जेक्ट को शुरू कर देना है जिस पर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपने 25 मिनट तक उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना कि मैंने एंड पर कहां पहुंचना है, लेकिन आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली पढ़ना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट आपने ब्रेक करनी है। वो काम करना है जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिले। कुछ लोग खा भी सकते हैं, आप फेसबुक भी देख सकते हैं, आप नहा भी सकते हैं। कोई ऐसा काम कीजिए 10 मिनट के लिए जिसमें आप दोबारा रीसेट हो जाए, रिलैक्स हो जाए। फिर 25 मिनट पढ़ें, फिर 10 मिनट या 5 मिनट की ब्रेक लें, फिर 25 मिनट पढ़ें और फिर ब्रेक लें। क्योंकि जब आप ब्रेक लेते हैं तो आप डिफ्यूज मोड में चले जाते हैं और जब आप 25 मिनट पढ़ते हैं तो आप फोकस मोड में रहते हैं। इस तरीके से आप दोनों मोड्स में अल्टरनेटिवली स्विच करते रहते हैं, जिससे आपका ब्रेन बहुत अच्छी लर्निंग करता है। और एक साइकिल जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे 2 घंटे 25 मिनट का होता है। आप इन साइकिल्स को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो एक पोमोडोरो साइकिल 2 घंटे 25 मिनट 2.5 घंटे का हो सकता है अगर आपने 10-10 मिनट की ब्रेक ली है। और उसके बाद आप एक लंबी ब्रेक लें और फिर दोबारा इसी साइकिल पर आ जाए। तो आपने याद रखना है कि पोमोडोरो टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है और इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना है। और ये लाल रंग का टमाटर तो आपको याद रहेगा ही। मेरी शक्ल हर एग्ज़ाम से पहले ऐसी ही होती थी और उसकी वजह यह थी कि मैं एग्ज़ाम की रात को जागता था, कॉफ़ी पीता था और सारी रात पढ़ाई करता रहता था और सुबह मुझे पेपर में नींद आती थी। अमूमन मुझे पेपर में चीज़ें भूल जाती थी और उसकी वजह आज हमें न्यूरो साइंस बताती है, हमें दिमाग की साइंस बताती है कि जब आप सोते नहीं हैं, हमारा ब्रेन जब काम करता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है, वो एक फुजला बनाता है जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और ये फुजला, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे दिमाग के अंदर फंसे रहते हैं। जब हम सोते हैं तो न्यूरॉन्स, दिमाग के जो सेल हैं वो खुल जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और ये फुजला बीच में से ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है। इससे हम फ्रेश फील करते हैं। तो जब हम उठते हैं तो हम तरोताज़ा महसूस करते हैं और उसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका होता है इन वेस्टेज से। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा नींद लें ताकि आपके दिमाग से वेस्टेज निकलना शुरू हो जाएं। अगर वेस्टेज आपके दिमाग में भरते रहेंगे तो उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो आपकी मेमोरीज को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले ये ड्रैकुला बनकर उन कनेक्शंस को तोड़ते हैं जो ताज़ा ताज़ा बने होते हैं। तो जो चीज़ें आपने ताज़ा ताज़ा याद की होती हैं वो आपको भूलना शुरू हो जाती हैं। नींद का एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अब हमारी रिसर्च, मॉडर्न साइंस ये कहती है कि हमेशा मेमोरीज हमेशा नींद में बनती हैं। जब आप सोते हैं तो दिन भर की जो याददाश्त होती हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को 12 घंटे सोना चाहिए और बड़ों को 7 से 9 घंटे नींद पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो ये भी याद रखिए कि नींद एक थिंकिंग मोड भी है। नींद में कई मरतबा आपको ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व हुए मिल जाते हैं और उसकी वजह यह है कि नींद में आपका दिमाग मुसलसल काम कर रहा होता है उन प्रॉब्लम्स पे जो आप जागते हुए सॉल्व नहीं कर पाए। तो याद रखिए, ज़्यादा नींद, बहुत अच्छी पढ़ाई, अच्छे रिजल्ट्स। हमारे बच्चे जब खेलते हैं तो हम उनको कहते हैं आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन आज की न्यूरो साइंस कुछ और कहती है। आज के साइंसदान ये कहते हैं कि सिर्फ एक तरीका ऐसा है जिससे आपके दिमाग के सेल्स बढ़ सकते हैं, आपके दिमाग का वज़न बढ़ सकता है, आपके न्यूरॉन्स पैदा हो सकते हैं और वो तरीका है एक्सरसाइज का। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग के एक हिस्से जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, इसमें नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं और अगर नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं तो उसका मतलब यह है कि दिमाग बढ़ता है। और इस चीज़ की तस्दीक बहुत से न्यूरो साइंटिस्ट ने मुसलसल MRI कर भी हमें लेकर दी है। मैं इस
पर एक और तफसीली वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। इन तमाम टॉपिक्स पे तफसीली वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक्स पर जा सकते हैं। वो लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके न्यूरॉन ज़्यादा बढ़ते हैं और वो ज़्यादा देर तक चीज़ों को याद रखते हैं। इसी वजह से आज बड़े बड़े साइंसदान रोज़ आधे घंटे 1 घंटे की वॉक या जॉगिंग ज़रूर करते हैं। तो याद रखिए कि एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका दिमाग ताकतवर होगा। भूलने की आदत को हम हमेशा परेशानी से देखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भूलने की आदत नेचुरल आदत है और इंसान जो भी चीज़ पहली मरतबा पढ़ता है वो बहुत जल्द भूल चुका होता है। न्यूरोसाइंस ये कहती है कि जो कॉन्सेप्ट हम पहली मरतबा पढ़ते हैं 20 मिनट के बाद हम उसको 42% भूल चुके होते हैं। 24 घंटों के बाद हम तकरीबन 67% उसको भूल चुके होते हैं और 60 दिनों में तो हम उसको पूरा ही भूल चुके होते हैं। इसलिए भूलना एक नॉर्मल आदत है और इस पर काबू पाने के लिए हमें चीज़ों को बार बार रेपिटिशन के साथ करना चाहिए। अगर आपने फोर्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसको एक मरतबा मत पढ़िए, बल्कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बार बार पढ़िए। और हमें ये पता है कि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज़ करना चाहिए पहले दिन, फिर उसको रिवाइज कराना चाहिए हमें तीसरे दिन अपने बच्चों को, फिर 10वें दिन करवाना चाहिए, फिर 1 महीने के बाद और फिर 90 दिनों के बाद। इस पर भी मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं। इस कॉन्सेप्ट की डिटेल्स आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से जब हम स्पेस्ड लर्निंग उनको करवाएंगे, रिवीजन बार बार टाइम के साथ करवाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा पक्के होते जाएंगे और उनको कभी भी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही एक मिसाल आप ले लीजिए कि आप एक दीवार बना रहे हैं और उस पर सारी की सारी ईंटें एक ही बार लगा दें, या फिर आप आहिस्ता आहिस्ता दीवार बनाएं, सीमेंट को पुख्ता होने दें, पक्का होने दें, पानी दें और फिर और ईंटें लगाएं, फिर और ईंटें लगाएं, तो आपकी दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो याद रखिए कि पढ़ाई करें लेकिन स्पेस के साथ। एक दफ़ा यकमुश्त ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा कई दिनों पर मुहित अपने टाइम टेबल को ले जाएं। हम अमूमन ये भी करते हैं कि फ़िज़िक्स उठाई तो 3 घंटे फ़िज़िक्स पढ़ते रहे, फिर केमिस्ट्री उठाई तो अगले 3 घंटे वो पढ़े। ये कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है। मसलन एक स्किल को हम एक ब्लॉक में पढ़ते हैं, फिर अगली स्किल को उसी ब्लॉक में पढ़ते हैं, 3 घंटे इसके लगाए, 3 घंटे इसके लगाए, फिर 3 घंटे इसके लगाए। इससे बेहतर एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इंटरलीविंग। उसका मतलब यह है कि आप 1-1 घंटा पहले फिजिक्स पढ़ें, फिर केमिस्ट्री पढ़ें, फिर बायोलॉजी पढ़ें, फिर फिजिक्स पढ़ें 1 घंटा, फिर केमिस्ट्री पढ़ें, फिर बायो पढ़ें। इस तरीके से चीज़ें आपको ज़्यादा अरसा याद रहेंगी, ये साइंस कहती है। इस कॉन्सेप्ट को हम इंटरलीविंग कहते हैं। तो आपने अगर 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उनको मिक्स कर करके पढ़ें। इसे स्पेस्ड एंड इंटरलीव्ड प्रेजेंटेशन कहते हैं। और आज की साइंस ये कहती है कि इस तरीके से पढ़ने से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो चीज़ों को मिक्स करके पढ़ें, सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ें और सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे टाइम के चंक्स में पढ़ें। वो कौन से बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर लेते हैं? एक स्टडी जो कि 40 मुल्कों में की गई, मैं फिर आपको बताता हूं कि इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं जो नीचे लिंक में दी गई है। ये एक ऐसी स्टडी है जो 40 मुल्कों में की गई और इसमें देखा गया कि वो कौन से बच्चे हैं जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। वो ज़हीन बच्चे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे नहीं थे। उनमें सिर्फ एक कदर मुश्तरक थी और वो ये कि वो बहुत ज़्यादा टेस्ट देते थे। तो अगर आपके नंबर कम आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करते अपने आप को। और टेस्ट देने की भी शर्त थी, टेस्ट बिल्कुल वैसा होना चाहिए जिस टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसे टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं जिस हॉल में बिजली नहीं होगी, कमरे बंद होंगे, तो आपको अपने घर में भी बिल्कुल वैसा माहौल बनाकर टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट पेपर भी वैसा ही होना चाहिए, टेस्ट में मुश्किल सवाल भी वैसे ही होने चाहिए, चॉइस भी वैसी होनी चाहिए। तो अगर टेस्ट पेपर बिल्कुल वैसे होंगे जैसे कि आपने फाइनल पेपर्स के टेस्ट देने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो टीचर्स अपने बच्चों के ज़्यादा टेस्ट लेते हैं उनके बच्चों के नंबर फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं और ये एक बहुत मशहूर स्टडी है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 7 तस्वीरों को आप गौर से देखेंगे, इनको याद रखेंगे और इनके मुताबिक आप अपने पढ़ने की आदतों को बदलेंगे। अगर आप एक उस्ताद हैं तो आप अपने बच्चों को इन तरीकों के बारे में बताएं, क्योंकि यही वो तरीके हैं जो मॉडर्न साइंस बताती है कि हमारे दिमाग के लिए सबसे अच्छे हैं और हमारा दिमाग इन तरीकों से बहुत ज़्यादा
अच्छे तरीके से कम वक्त में कम कोशिश के साथ पढ़ लेता है। लेकिन ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, अभी इस वीडियो के बहुत से और हिस्से बाकी हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूंगा। आपका सिर्फ एक वादा है मुझसे, और वो वादा ये है कि आपने इस वीडियो को पाकिस्तान के हर घर में पहुंचाना है, ताकि हमारे बच्चे इन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए पढ़ें, हमारे वालिदैन को इन तरीक़ों का पता चले और हमारे असातिज़ा इन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लासेस को कंडक्ट करें।